प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, देश के हर कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर खासा उत्साह। विकसित संकल्प यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक से संबंधित ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को किया संबोधित। भारत की विकास गाथा का किया जिक्र। कहा, उम्मीद भरी निगाह से भारत को देख रही है दुनिया। आतंकी संगठन आईएसआईएस की साजिश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 45 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। तमिलनाडु में बारिश फिर हुई शुरू। थूथुकुडी और कोयंबटूर शहर के कई हिस्सों में बारिश जारी। जगह जगह जल भराव, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास संघर्ष से जुड़े एक प्रस्ताव को अमेरिका ने किया वीटो। यूएई के प्रस्ताव में इजराइल और हमास के बीच तत्काल मानवीय संघर्ष विराम की मांग की गई थी। और खेल की खबरों में महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। भारतीय टीम के सामने सीरीज बचाने की चुनौती। और मलेशिया में खेले जा रहे पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना कनाडा से। नॉकआउट में पहुंचने के लिए कनाडा को हराना होगा बड़े अंतर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों को देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं के 100% पूरे करने के लक्ष्य के साथ शुरू की जा रही है, ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम अल्पेश कुमार चंद्रभाई निजामा हूँ और मैं गुजरात में भरूच जिले के भरूच तहसील गाँव का रहने वाला हूँ। तो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उसमें आरकेवीवाई और एजीआर 2, एजीआर 50, उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर, उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर। और जो आपकी जो पीएम सम्मान निधि योजना है सर, उसमें 15 हफ्ता मुझे। अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है, कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है सर। अच्छा, उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हैरी कीसामा है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं। बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तो तुझे मालूम था कि ऐसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ। पक्का बताओगी? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह, देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि
कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। नाजिया जी नमस्ते। नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नाजिया जी बताइए कैसे हैं आप और क्या काम बस मैं करती ठीक हैं? हूँ। जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नज़ीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। जीजीएम की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाई, उसकी वजह से हमें पाइपें मिले हैं और सर हम मोदी जी के शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है और हमने बहुत स्कीमों का लागू उठाया है। तो मैं मानता हूँ इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। मोना जी पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए और आप चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी। चंडीगढ़ में बहुत मैं परिचित हूँ। किस इलाके से आप हैं? मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टोर लगाई एल&टी मॉल फेस 1 इंडस्ट्री एरिया में। वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। मोना जी पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। हाँ जी। हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अब तक हाशिए पर थे। आपके काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। मुकेश जी पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी हमारा होम अप्लायंस का शॉप है तुमको डिस्ट्रिक्ट में चेरो विलेज में, और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत 4.5 लाख का लोन मिला था। हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसको अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप? सर 3 लोगों को काम दे रहे सर। 3 लोगों को काम देते हैं? यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए। सर हमने भी बहुत सारा नौकरी की थी, हमको भी फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था, फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है। और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है बल्कि वो 2-4 और लोगों को रोजगार देता भी है। हमारी भी सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है। घर कटैया प्रखंड जाले दरभंगा से हैं। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में, तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं। जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसका, उसको ढूंढो, वहाँ तक पहुँचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। तब जाकर के देश में जो हमें गांव-गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकासशील भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने
मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को 4 करोड़ से भी अधिक घर मिले हैं, जिनमें से 70% घर तो महिलाओं के नाम पर हैं। आज मुद्रा ऋण के 10 लाभार्थियों में से 7 महिलाएं ही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है। हमारी माताएं बहनें जुड़ रही हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने की भी उनमें होड़ मची है। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं। और प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया का आह्वान करते हुए दैनिक दिनचर्या को स्वस्थ बनाने की भी बात कही। इसको आगे करें और मैं चाहता हूं फिट इंडिया के लिए मैं 4 बातें बताता हूं। इन 4 चीजों को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। ये पक्का करिए, एक, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। थोड़ा दिन भर पानी पीना चाहिए। ये शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। फिट इंडिया के लिए मेरे नौजवानों को मेरा आग्रह है। दूसरा, पोषण। हमारा मिलेट्स कितना बढ़िया ताकत देता है जी, हम मिलेट्स को खाने की आदत डलाएं। तीसरा, पहला पानी। दूसरा, पोषण। तीसरा, पहलवानी। पहलवानी मतलब थोड़ा व्यायाम करो, कसरत करो, दौड़ो, जरा खेलकूद करो, पेड़ पर लटको, उतरो, बैठो, पहलवानी करनी चाहिए। और चौथा, पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इन 4 चीजों को तो फिट इंडिया के लिए हर गांव में कर सकते हो। इसके लिए गांव में कोई नई व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए हमारे चारों तरफ बहुत कुछ है, हमें उसका फायदा उठाना है। अगर इन चारों पर ध्यान देंगे तो हमारे युवा स्वस्थ होंगे, और जब हमारा युवा स्वस्थ होगा और जब विकसित भारत बनेगा ना, तब इन युवाओं को उसका सबसे ज्यादा फायदा लेने का अवसर मिलेगा। तो इसकी तैयारी में यह भी जरूरी है। विकसित भारत के लिए नोटें ही निकले, पैसे ही निकले, धन ही कमाए, ऐसा नहीं है। बहुत प्रकार के काम करने हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और खबरें। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा।
4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण। हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ये घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ पर समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में, बिहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। संकल्प यात्रा के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान किसानों ने न सिर्फ उन्नत खेती की जानकारी ली, बल्कि मौके पर ही उन्हें ड्रोन का प्रशिक्षण और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में आयोजित की जा रही है। बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है। गांगेय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ और धन और धान से भरपूर है। किसान परिश्रम करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपनी मेहनत का सही मोल नहीं मिल पाता। ऐसे में कृषि में उन्नत तकनीक अपनाकर न सिर्फ किसान अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि इससे उनकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक उद्देश्य में किसानों की आय बढ़ाना भी शामिल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत IEC वैन के जरिए बिहार के गांवों में भ्रमण के दौरान लोगों को न सिर्फ ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें नैनो यूरिया के छिड़काव और फसल सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। ड्रोन को लेकर ग्रामीण खासे उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। 2000 मिलता है का महीना का, साल में कितना मिलता है? 6000। किसान उत्पादन संघों की स्थापना में भी केंद्र सरकार ने अहम किरदार अदा किया है। ऐसे ही FPO से जुड़े औरंगाबाद के किसान अभय कुमार को कृषि यंत्रों की खरीद में आसानी हुई है। हम लोग भारत सरकार द्वारा जो चलाई गई, हम लोग FPO के माध्यम से नबार्ड के ओर से हम लोग FPO बनाया गया है। उसके माध्यम से हम लोग को FPO में
जो है ट्रैक्टर आपको हो गया, फिर ये रोटावेटर आता है, उसके बाद धान झाड़ने वाला मशीन आता है जो थ्रेशर उसको बोला जाता है वो है, उसके बाद रबी बुनने वाला मशीन है। जो भी सरकार की तरफ से योजना आ रहा है उसको हम लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। किशनगंज के एजाज आलम ने बागवानी योजना के तहत फलदार पेड़ लगाए हैं जिनसे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। वृक्षारोपण का लाभ मिला है, जो हम फल का पेड़ लगाए हैं जो कि लगा के 1824 रुपया मिल रहा है हमको पर मंथ और आगे 5 साल तक मिलेगा, और जिस फल से हम बेच के अपना जीवन पालन पोषण करेंगे। बहुत बढ़िया स्कीम है, मैं इससे खुश हूँ। सफलता की कहानियाँ अनेक हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से न सिर्फ हमें लाभार्थियों की संतृप्ति के स्तर का पता चल रहा है, बल्कि सरकारी योजनाओं से छूट गए लोगों को इनका लाभ देकर समावेशी विकास के सपने को साकार करने में भी मदद मिल रही है। पटना से सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। सम्मान करेंगे नागरिक होने का। और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रूप से इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी ने इसकी मेजबानी की। इन्फिनिटी फोरम वित्तीय सेवाओं का वैश्विक मंच है, जहां प्रगतिशील विचार, सामयिक समस्याओं, विश्व भर से नवाचार प्रौद्योगिकियों की खोज की जाती है, चर्चा की जाती है और समाधान और अवसरों में बदला जाता है। इनमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित 20 से भी अधिक देशों की वैश्विक दर्शकों की मजबूत ऑनलाइन भागीदारी है। इस कार्यक्रम में विदेशी विश्वविद्यालयों के कुलपति और विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इन सब की मौजूदगी में पीएम मोदी ने भारत के विकास गाथा का जिक्र किया और कहा कि भारत की विकास की कहानी दुनिया को राह दिखाती है। इस वित्तीय वर्ष के 6 महीने में ही 7.7% की दर से प्रगति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार होना चाहिए। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए, जब देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार हो, तो क्या नतीजे मिलते हैं। भारतीय व्यवस्था ने इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में ही 7.7% की दर से प्रगति की है। और अब एक और खबर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी बीते 72 घंटों से जारी है। इस दौरान 300 करोड़ रुपए से भी अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है। बरामद नकदी को गिनने के लिए लाई गई मशीनें गिनती करते करते खराब भी हो गईं। विभाग को नई मशीनें मंगानी पड़ी, तब जाकर गिनती का काम शुरू हो सका। पहले दिन बुधवार को भी 150 करोड़ रुपए की गिनती करने के बाद मशीनें खराब हो गई थीं, जिसके कारण गिनती करने का काम प्रभावित हुआ था। अब आयकर विभाग की ओर से 3 दर्जन मशीनें लगाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक आयकर अधिकारियों के अनुरोध के बाद एसबीआई की बलांगीर और संबलपुर दोनों शाखाओं में नोटों की गिनती की जा रही है। नोटों की गिनती शनिवार को भी जारी रह सकती है, यानी आज भी जारी है। इसे ओडिशा में आयकर विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी नकदी की जब्ती माना जा रहा है। आयकर विभाग को यह रकम साहू के परिवार की ओडिशा में स्थित शराब कंपनियों के कार्यालयों तथा करीबियों के आवासों पर छापेमारी के दौरान मिली है। शुक्रवार को आयकर की टीम ने बलांगीर जिले के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर छापेमारी कर नोटों से भरे 156 बैग बरामद किए। यह रकम 100 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है। वहीं इसके पहले बुधवार और गुरुवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बलांगीर कार्यालय में छापेमारी कर अलमारियों में बंद कर रखी गई 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की नकदी जब्त की थी। ओडिशा में आयकर विभाग की टीम ने भुवनेश्वर के पलासापल्ली में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के कॉरपोरेट कार्यालय, कंपनी के कुछ अधिकारियों के घरों, बौद्ध में कंपनी की फैक्ट्री और कार्यालय तथा रानी सती राइस मिल की भी तलाशी ली।
धनुपाली में देसी शराब फैक्ट्री और संबलपुर में बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड के कार्यालय से भी भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के लोहरदगा स्थित आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई। आईटी की टीम छापेमारी पूरी होने के बाद लौट गई। वे अपने साथ कई बैग लेकर निकले हैं। बताया जा रहा है कि उस बैग में नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। हालांकि ओडिशा में आईटी की कार्रवाई अभी भी जारी है और नोटों की गिनती लगातार चल रही है। सूर्य का रहस्य खंगालने 15 लाख किलोमीटर के सफर पर निकले आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से सूर्य की रंग बिरंगी तस्वीरें भेजी हैं। आदित्य में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड ने पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य में सूर्य की पूर्ण डिस्क तस्वीरों को खींचकर कीर्तिमान रच दिया है। SUIT ने 200 से 400 nm तरंगदैर्घ्य रेंज में पहली बार सूर्य की पूर्ण डिस्क तस्वीरों को खींचने में सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार SUIT ने विभिन्न फिल्टरों का उपयोग करके इस तरंगदैर्घ्य में सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें खींची। सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, जहां पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी प्रेस वार्ता कर रही हैं। और वो बड़े नोट भरने का कार्यक्रम जारी है। और जैसा कि मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ आप रोज बताते हैं, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हुई है कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूँगी गुस्सा आएगा, 300 करोड़ हो चुका है। 300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती और गुस्सा जरूर आता है, क्योंकि जितनी आप समझ रखते हैं उस समझ से आपको ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। गांधी जी की फोटो छाप दी, नामकरण गांधी कर लिया, नोट अपने खाते में जमा कर लिए, और यही सिलसिला जो है वो सामने आया है। अभी जो कुछ चीज़ें पकड़ी गई, खास तौर पे धीरज साहू के यहाँ से, और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। एक व्यक्ति के पास 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जो इतने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। और लगातार जो भांडाफोड़ हुआ है उसके मुताबिक आप देख लीजिए कि इन्होंने पहले 200 तक की हिसाब चल रही थी, लेकिन अभी ईडी, आईटी, सीबीआई इन लोगों के जो कार्यक्रम बने उसमें इसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखा गया, ताकि ये बात आखिरी मिनट तक उन अफसरों को भी ना पता चले। एक भारी संख्या में अफसरों को इकट्ठा करके ये रेड की गई, टॉप सीक्रेसी मेंटेन की गई, जिसकी वजह से ये काम जो है उसको अंजाम मिल पाया। और इस में जो इनके प्रमुख कार्यालय हैं, जो कि 30 किलोमीटर दूर बोलांगीर से था, वहाँ 200 करोड़ बरामद हुए। ये धीरज साहू जो हैं, ये तीसरी बार के राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, और राहुल गांधी जी के काफ़ी नज़दीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम, generations after generations, the tradition of corruption has been kept alive. And when you say the Congress family tree, it seems like family tree has branches made of corruption.
और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि खून पानी से गाढ़ा है, blood is thicker than water, all I can say is the ink on the fraudulent contracts is what he's speaking about, because that definitely is thicker than any other corruption. The kind of numbers we are looking at, a person like me has probably forgotten. I'll have to, usually do the counting from unit base. So unit 10, 100, 1000, 10,000 crore, 10 crore, 100 crore, and then count the zeros. That's what a person like me would probably count, because we are not used to counting this kind of money. None of us is used to counting this kind of money. And corruption after corruption, I mean, yesterday was the day when, day before yesterday, when this was the day when Army Day or the Forces Day was celebrated. And on that day, one was reminded of the very first corruption which happened in the Congress party. And the silsila goes on. All these state governments also, where they have run the governance, other places where they have been in some form of power structure. We know how the leadership works like ATMs, and I, through you, would question whose ATM was Dheeraj Sahu. And Dheeraj Sahu, a liquor baron who has engaged in deep corruptions and और इस समय रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी डेस्टिनेशन उत्तराखंड को सफल करने के लिए आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों और विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज सबसे पहले मैं इस देवभूमि को और देवभूमि में स्थित बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दामी जी ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत। मैं भी मानता हूं, जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना मैं पहले उत्तराखंड आया, तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था। मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने? तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के MOU समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का यह समारोह 3.5 लाख करोड़ के MOU के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी, दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है। और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया।
मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा इस श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्यपूर्वक अंदर उनका मोरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया और कई बार वो उत्तराखंड की जनता को स्थान पर जाकर संबोधित भी किए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आत्मविश्वास जो था वो बहुत बड़ी बात है, एक नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सफल रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड सरकार और विशेष कर श्री धामी जी को। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज यहां पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का विकास जो ये 1 दशक में हुआ है, वो 1 दशक में पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाए इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भी है और नेतृत्व की अंतिम छोर तक बातों को फॉलो अप करने की क्षमता भी है। ये दोनों के कारण ही आज पूरी दुनिया भारत को बड़ी आशा के साथ देख रही है और मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में सर्व क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की हम रचना कर पाए, ये लक्ष्य रखा है। मैं खंबाता जी को सुनता था। खंबाता जी, आपका हौसला बहुत बुलंद है, मगर लक्ष्य रखते वक्त हमने भी तय किया है कि 2047 तक मतलब हमें आगे इसके पहले करने की सभी संभावनाओं को मोदी जी ने भारत की युवा पीढ़ी के लिए खुला छोड़ा है और समग्र विश्व में आगे बढ़ने के लिए अब भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं 2025 के समाप्त होते होते भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, ये हमारा विश्वास है। ये 10 साल के अंदर विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। और मैं आज यहां जो युवा बैठे हैं और जो इन्वेस्टर बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए, किसी एक 10 साल में इतनी बड़ी छलांग भारत के अर्थतंत्र ने कभी नहीं लगाई है जो 2014 से लेकर 2023 तक लगाई। IMF ने भी डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट कहा। मॉर्गन स्टैनली ने उनके अनुसार निश्चित रूप से कहा है कि 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर
भारत विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। ये सारे शुभ संकेत भारत आज क्लाइमेट चेंज के आंदोलन का भी नेतृत्व कर रहा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया की जीडीपी में जो सुस्ती है उसको गति देने का भी प्रयास कर रहा है और टेरर फ्री दुनिया का नेतृत्व भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इतने सारे मल्टी डायमेंशनल बदलाव भारत के अंदर जो हुए एक विजनरी लीडरशिप के कारण। मित्रों, हम सब ने अभी अभी G20 को देखा है। G20 के अंदर आए हुए विदेशी मेहमानों से जब बात होती थी वो सभी लोग कहते थे हम कई G20 समिटों में गए हैं, 1, 2 या 3 ही शहर में यजमान देश व्यवस्था कर पाते थे। भारत ने सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और देश के 60 स्थानों पर विदेशी मेहमानों को पहुंचाकर भारत का परिचय कराने का काम किया। और मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं मित्रों कि दिल्ली डिक्लेरेशन एक कूटनीतिक क्षेत्र में भारत के परचम को आसमान तक ऊंचा ले जाने वाला दिल्ली डिक्लेरेशन है। ये दिल्ली डिक्लेरेशन को कई दशकों तक याद किया जाएगा और इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने की जो घटना हुई है, समग्र दुनिया के पिछड़े देशों का नेतृत्व ऑटोमेटिकली भारत के पास आ गया है। इस प्रकार का विजनरी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमने इस 10 साल के अंदर 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करने में केवल 10 साल के अंदर हमें सफलता मिली है। -3% कृषि का ग्रेथ रेट इसको +4.6% पर ले जाने में ये 9 साल में हमने सफलता की है। मतलब करोड़ों किसानों के भविष्य की चिंता भी इसके साथ हुई है। और 2014 में केवल 4 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे और आज 110 भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में सम्मान के साथ बैठे हैं। भारत के युवाओं ने विश्व के मंच पर भारत को यश दिलाने का काम किया है। अब तक का सबसे ज्यादा एफडीआई $84.8 बिलियन 2022 में आया। एक्सपेंडिचर के फोकस में कैपिटल एक्सपेंडिचर आज तक के बजटों में सबसे ज्यादा 46.8 कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य सिद्ध करने का काम भारत ने किया है। मित्रों, ये 9 वर्षों में जो बदलाव आई है वो आत्मनिर्भर भारत की लहर है। 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का ये बदलाव परिचायक है और विरासत और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्र में एक साथ काम करना और अनेक प्रकार के प्रशासन में परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण की नीतियां, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल, इस सभी मामलों में 9 साल के अंदर ढेर सारा काम हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और कहना चाहूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों का विद्यार्थी हूं। उत्तराखंड की स्थापना से लेकर अब तक के उत्तराखंड के प्रोग्रेस के आंकड़ों को मैं बारीकी से देखता हूं, क्योंकि ये उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की रचना अटल जी ने छोटे राज्यों की रचना कर विकास को गति देने के एक्सपेरिमेंट के लिए की थी। एक्सपेरिमेंट का क्या प्रयोग आया, एक्सपेरिमेंट का क्या परिणाम आया, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बारीकी से देखता हूं। मैं आज बेझिझक कह सकता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। और ये प्रगति ऑल अराउंड प्रगति हुई, हर क्षेत्र के प्रगति हुई। कई प्रकार के नए नए इनिशिएटिव, चाहे भारत की सीमाओं पर खाली होती गांव पलायन, इसको रोकने के लिए इनिशिएटिव लेना हो, चाहे यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसियां बनानी हो। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, 3-6 साल के अंदर 30 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर उत्तराखंड ने अपने आप को पॉलिसी ड्रिवन स्टेट का बिरुद अपने आप प्राप्त करने का काम किया। धामी जी कहते हैं कि यहां आपको हर जगह अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा, कुदरत ही कुदरत है, देव भी है, मगर मैं कहता हूं कि यहां पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ विकास का सूत्र जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां जमीन पर उतरा है, वास्तविक बना है। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। उत्तराखंड के अंदर हमने एक पारदर्शी माहौल उत्तराखंड सरकार ने देने का प्रयास किया है। मित्रों, ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड में पड़ी हैं। एक तो राजधानी के बहुत नजदीक है, हमारा स्पेशल रोड बन जाने के बाद आप दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। और इसके साथ साथ पूरे विश्व के यात्रिकों को यहां लाने की क्षमता उत्तराखंड में है। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है। और यहां पर औद्योगिक संघर्ष 0 है। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहां पर हो, ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है। और मैंने जैसे पहले कहा, पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है। आपको कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार का शासन हमने उत्तराखंड में देने का काम किया है। मित्रों, केंद्र सरकार के नीति आयोग के सुझावों के अमल करते हुए सेतु के अंतर्गत इन्होंने 3 सेंटर भी स्थापे हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, ये 3 विषयों पर समग्र देश की पॉलिसी की चिंता और चर्चा करने के सेंटर बनने वाले हैं। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में उत्तराखंड पॉलिसी मेकिंग में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका तय करने वाला है। यहाँ पर्यटन, सेवा, MSME, लॉजिस्टिक, कस्टमाइज्ड पैकेज और इसके साथ साथ IT के लिए और विशेषकर
पर्यटन और आयुष के लिए ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड राज्य में पड़ी हैं। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, हम सब लेट ही चल रहे हैं, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अटल जी ने बड़े भरोसे के साथ छोटे राज्यों की रचना की थी। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि ये छोटे राज्यों का प्रयोग सफल हो। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि जिस राज्य में हमारे श्रद्धा केंद्र बैठे हैं वो राज्य आगे बढ़े। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि देश के 40% हिस्से को पीने का पानी पहुंचाने वाली गंगा जी और यमुना जी जहां से निकलती है वो उत्तराखंड को हम मजबूत करें, विकसित करें, आगे बढ़ाइए। मैं आज उद्योग जगत के सभी लोग जिन्होंने 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां किया है वो लोगों का भारत सरकार की ओर से, उत्तराखंड सरकार की ओर से और धामी जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं। आपने भरोसा कर उत्तराखंड सरकार पर यहां आए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेड कारपेट वेलकम से भी ज्यादा हृदय का स्वागत यहां पर आप फील करोगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं उत्तराखंड की देवभूमि की जनता को आने वाले उत्तराखंड के अच्छे दिनों के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बातों को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये सीधा प्रसारण आप देहरादून से देख रहे थे, जहां उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन 2023 के समापन सत्र को केंद्रीय मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तमाम बातें कहीं और साथ में ये भी ज़रूर कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी ताकि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी तरह से बिजनेस कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की, साथ ही आम लोगों से बात करके उनका हालचाल जाना। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चेन्नई के लोगों की चिंता है, इसलिए उन्होंने जिले के लिए तुरंत 1000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। Prime Minister has already released almost 1000 crore rupees. He has released it immediately. He is very concerned about the people of Chennai and the city of Chennai. And he has sent me here today to meet with state administrations, district administration, to see if there is any other support that is required from Prime Minister Narendra Modi ji's government. अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य को म्यांमार का हिस्सा बताने पर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को आड़े हाथों लिया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कपिल सिब्बल पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि पलायन को रोका नहीं जा सकता। अगर आप असम के इतिहास को देखें तो आपको समझ आएगा कि कौन कब आया, इसका पता लगाना असंभव है। असम असल में म्यांमार का हिस्सा था। साल 1824 में जब ब्रिटिश ने लड़ाई जीती थी तो संधि के तहत असम पर ब्रिटिश शासन का राज हो गया था। कपिल सिब्बल के इसी बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। पत्रकारों से बात करते हुए असम के सीएम ने कहा कि जिन्हें असम के इतिहास की जानकारी ही नहीं है उन्हें नहीं बोलना चाहिए। असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था। दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई और यही इनके बीच रिश्ता था। इसके अलावा मैंने ऐसा कोई डेटा नहीं देखा जिसमें बताया गया हो कि असम म्यांमार का हिस्सा था। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने असम को लेकर ये वाली बातें कही थीं। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब मणिपुर में अवैध प्रवासियों का मुद्दा हिंसा का कारण बन रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशाखापत्तनम में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में आराधना की। उन्होंने बताया कि प्रसाद स्कीम के तहत इस मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने आंध्र प्रदेश में चल रहे अन्य विकास परियोजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि 60,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आंध्र प्रदेश में किया गया है। The Prasad scheme, this temple will be developed with an investment of about 60 crore rupees, and this will be another link in the way Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is developing the cultural heritage of our country
whether it is Kashi Vishwanath or Sri Kedarnath or many other temples that have been developed in the last year. और इसके बाद केंद्रीय मंत्री सिमाचलम में अमृत स्टेशन का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि 4 लाइन 4 प्लेटफॉर्म वाला ये स्टेशन विश्व स्तरीय रूप से तैयार किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने उत्तरी आंध्र प्रदेश के जिलों में 4000 4G, 4G और 5G टावरों के लगाने की भी बात कही। ODG has sanctioned about 4,000 towers for Andhra Pradesh. 4G, 5G towers for Andhra Pradesh, 4,000, and the construction work is going on. Mostly these towers are located in the North Andhra districts where connectivity was not there. So the construction work is going on. अगली खबर, दुबई में युवाओं से बातचीत करते वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे कहा कि विकसित भारत की बदलती तस्वीर दुनिया तक पहुंचाने में उनका काफी महत्वपूर्ण प्रभाव है। देश की हुई प्रगति दुनिया तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। Today, rolling out the fastest rollout of 5G technology is happening in India, but it is Indian 5G stack. So when you look at the CoWIN or the Covaxin, when you look at the 5G, when you look at the Chandrayaan, this is also Viksit Bharat in the making. So I feel today that it's important young people, especially those, many of you live and study abroad, your influence is not just limited to your immediate group or family. You meet others, you shape the thinking of India. This message of how is India progressing is something which is very important to communicate to the world. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।